2024 के लिए बीजेपी का टारगेट फिक्स। भाजपा के लिए अवसर, भाजपा का भविष्य और देश के प्रति हमारा दायित्व क्या है। लक्ष्य निर्धारित, आगे राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स। एक भारत से श्रेष्ठ भारत की यात्रा को पूरा करने का दायित्व है। पसमानदा मुस्लिमों पर बीजेपी की नजर। कि हैदराबाद भावनगर है सिग्निफिकेंस फॉर ऑल ऑफ अस। बीजेपी का भाग्य चमकेगा, विपक्ष रहा बिखर। आज विपक्ष बिखरा हुआ है। कांग्रेस में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए उसके ही सदस्य लड़ाई कर रहे हैं। आजकल कई राजनीतिक दल अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हुए हैं। हैदराबाद से परिवारवाद पर प्रहार। देश परिवारवाद की पार्टियों से भी उब चुका है। बीजेपी की विजय लगातार तीसरी बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये वक्त है लाख टके की बात का। और मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। बात कर लेते हैं साल 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में कई अलग अलग मुद्दों पर चर्चा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति पर विचार किया गया, मंथन किया गया 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान। और इसी बैठक में उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जो रिपोर्ट रखी है उससे साफ है कि आने वाले दिनों में बीजेपी किस रणनीति पर आगे बढ़ेगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकारिणी की बैठक में प्रेजेंटेशन के दौरान पसमानदा मुस्लिमों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे यादव और मुस्लिम बहुल सीट पर आजमगढ़ सीट पर बीजेपी को जीत मिली। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व को अधिक सामाजिक समीकरणों का पता लगाना चाहिए, पिछड़े और दलित मुसलमानों तक पहुंचना चाहिए। पीएम ने कहा कि हमें अधिक सामाजिक समीकरणों के साथ प्रयोग करने होंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली जीत पर आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा हुई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने रिपोर्टिंग दी और कहा कि किस तरीके से पार्टी ने वहां बड़ी जीत दर्ज कराई है। इस चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरफेयर किया और कहा कि पार्टी को राज्य के पसमानदा मुसलमानों के हित में काम करना चाहिए। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, हैदराबाद। लेकिन बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पसमानदा मुस्लिमों का जिक्र क्यों हुआ और क्यों बीजेपी का फोकस अब मुस्लिम वोट बैंक पर है? उससे पहले समझना होगा कि पसमानदा मुस्लिम कौन है और उनकी संख्या क्या है। ये भी आपको बताते हैं। पसमानदा का मतलब होता है पिछड़ा हुआ, यानी वो समुदाय जो पिछड़ा हुआ है। मुस्लिम समाज की एक बड़ी आबादी पिछड़ा और दलित है। आंकड़ों को माने तो पिछड़ी और दलित मुस्लिम की आबादी कुल मुस्लिम आबादी का 80% है। देश में कुल ओबीसी आबादी में 40.7% पसमानदा समाज की हिस्सेदारी है और देश की कुल एसटी आबादी जो है वो 0.25% मुस्लिम। जी हाँ, तो देश की कुल एसटी आबादी में 0.25% जो हिस्सेदारी है वो मुस्लिमों की है। मतलब मुस्लिम समाज की आधे से ज्यादा आबादी पसमानदा यानी कि पिछड़ी हुई है और बीजेपी इसी समाज को अपने साथ लाना चाहती है, जिसकी शुरुआत जो है वो भी हो चुकी है। योगी सरकार 2.0 में पसमानदा समाज से आने वाले दानिश अंसारी मंत्री बनाए गए। इसके अलावा गाड़ा बिरादरी से आने वाले आतिफ रशीद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की कमान अशरफ सैफी के हाथ में दी गई है। और यूपी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिकार जावेद पसमानदा मुस्लिमों में अंसारी समुदाय से आते हैं। यहाँ आपको समझना होगा कि मुस्लिम समाज भी जातियों में बटा हुआ है और सभी मुस्लिम सवर्ण नहीं होते हैं। जातीय और धार्मिक आधार पर यह समाज बटा हुआ है और एक बड़ा हिस्सा पिछड़ा हुआ है। इनमें कई जातियां हैं जो पिछड़ी हैं और इन्हीं पसमानदा मुस्लिम कहा जाता है। अंसारी, गद्दी, घोशी, कुरैशी, माली, तेली, दर्जी, बंजारा, बढ़ई, जूल्हा, मंसूरी, हज्जाम, धोबी समेत कई जातियां पसमानदा मुस्लिम कही जाती है।
तो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और विपक्ष के दलों पर भी निशाना साधा है। गृहमंत्री अमित शाह ने बैठक में क्या कहा, इसकी जानकारी असम के मुख्यमंत्री ने दी। आज विपक्ष का नेता भ्रष्टाचार के आरोप में देश में अराजकता फैला रहा है। आज विपक्ष बिखरा हुआ है। कांग्रेस में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए उसके ही सदस्य लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन डर से परिवार अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं कर रहा है। कांग्रेस का राजनीति एक परिवार की जागीर समझती है। हम राजनीति को सेवा का माध्यम समझते हैं। तो कार्यकारिणी की बैठक के बाद बीजेपी ने हैदराबाद में बड़ी जनसभा का आयोजन किया। सभा को पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में तेलंगाना की केसीआर सरकार पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि तेलंगाना की जनता बीजेपी पर भरोसा जता रही है। आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तेलंगाना में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनेगी तो तेलंगाना के शहर, तेलंगाना के हर गांव विकास के लिए यहां और तेजी से काम होगा। हमें सबको पॉजिटिविटी से जोड़ना है, सबको विकास से जोड़ना है। तेलंगाना के विकास की गति को हमें और तेज करना है। सबका प्रयास से ही हम तेलंगाना को विकास के नए शिखर पर ले जा सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आपने भरपूर प्यार दिया, भरपूर समर्थन दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भाजपा ने जितना समर्थन तेलंगाना में हासिल किया, उसमें निरंतर वृद्धि होती रही है और ये वृद्धि ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपके प्यार को दर्शाती है। आपकी इस निरंतर प्यार बढ़ता रहा है, निरंतर वृद्धि होती जा रही है, वो हर चीज में दिखाई दे रही है। ग्रेटर हैदराबाद के चुनाव में इसकी एक और झलक हमने देखी जब भाजपा को अभूतपूर्व सफलता मिली। तेलंगाना के गरीबों को मुफ्त राशन हो, गरीबों को मुफ्त इलाज हो, भाजपा सरकार की नीतियों का लाभ सभी को बिना भेदभाव मिल रहा है और सेवा भाव से मिल रहा है। यही तो सबका साथ सबका विकास है। और इधर हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आज बीजेपी ने अपना पूरा दम दिखाया। मंच पर पीएम मोदी समेत बीजेपी के दिग्गज नेता एक साथ नजर आए। बीजेपी की रैली में लोगों का भारी हुजूम भी दिखाई दिया। बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक के बाद ये जनसभा हुई। गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभा को संबोधित किया, तेलंगाना सरकार पर निशाने साधे। तेलंगाना का मूड देखा है। मैं एक बात आज घोषणा कर जाना चाहता हूं कि केसीआर जब भी चुनाव कराना है करा लो, पहले कराओ बाद में कराओ। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। तेलंगाना में अगली सरकार कमल फूल की बनने वाली है। तरीके से लोग केसीआर की सरकार से त्रस्त हैं, उनके भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, उनके सरकार के अनाचार से त्रस्त हैं और जिस तरीके से विपक्षी दलों को कुचलने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। तेलंगाना की जनता
जो बड़ी जागरूक जनता है, उसने तय कर लिया है कि केसीआर को घर बैठाना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है। इस बात को तय कर दिया। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर संबोधित किया। सीएम योगी ने तेलंगाना की केसीआर सरकार पर निशाना साधा और साथ ही कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर है, उत्तर प्रदेश में विकास तेज गति से हो रहा है। पिछली बार भाग्यनगर कॉरपोरेशन चुनाव में अपनी ताकत का एहसास कराया था और हमें विश्वास है कि आज पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन देखने को मिला है वह सबके सामने है। तेलंगाना के अंदर कोई भी केंद्रीय योजना को ईमानदारी के साथ लागू करने की बात तो दूर, अगर कोई केंद्रीय योजना लागू भी होती है तो उस योजना पर अपना ठप्पा लगाने का कुत्सित प्रयास भी होता है। आपका उत्साह एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में तेलंगाना में भी कमल खिलाने का कार्य करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वहां पे सुरक्षा भी है, सुशासन भी है और उत्तर प्रदेश समृद्धि की एक नए मार्ग की ओर आगे बढ़ रहा है। सबका साथ, सबका विकास की भावना के अनुरूप बिना भेदभाव के सरकारी योजनाओं पे कार्य हो रहा है। बीजेपी की रणनीति तैयार है, बीएसपी ने भी तैयारी शुरू कर दी है, तो समाजवादी पार्टी अलग ही रणनीति बना रही है। अखिलेश यादव ने पार्टी की सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। अब संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा। संगठन में उन नेताओं को जगह दी जा सकती है जो दूसरे दलों से आए हैं। साथ ही नजर जातीय समीकरणों पर भी है। – 2024 के लिए एसपी ने बदली रणनीति। अखिलेश ने सभी इकाइयां की भंग। नई रणनीति से जीतेंगे 2024 की जंग। संगठन की नए सिरे से गठन की तैयारी। दूसरे दलों से आए नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी। पहले विधानसभा चुनाव में हार, फिर उपचुनाव में 2 लोकसभा सीट पर हार, जिसके बाद अखिलेश यादव ने बड़े फैसले लिए। अखिलेश यादव ने पार्टी की सभी इकाइयां, प्रकोष्ठों को भंग कर दिया, जिनका अब नए सिरे से गठन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पूरे संगठन को बदल दिया है, यानी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ करके तमाम चीज़ों को भंग कर दिया गया है। तमाम 16 फ्रंटल विंग्स भी समाजवादी पार्टी में भंग किए गए हैं। अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिर इन तमाम कार्रवाइयों के पीछे सियासी मकसद क्या है। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी की रणनीति दूसरे दलों से आए नेताओं को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने की है। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान कई नेता एसपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी और बीएसपी से कई बड़े नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। सभी नेताओं को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। संगठन के पुनर्गठन में जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा जाएगा। दलित समाज, ओबीसी, मुस्लिम प्रतिनिधित्व पर भी नजर रहेगी। ब्राह्मण और कायस्थ समाज के नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। संगठन में पार्टी के पुराने चेहरे भी होंगे महत्वपूर्ण भूमिका में। अभी चुनाव हुआ है और बहुत सारे नए लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। बहुत सारी समाजवादी पार्टी एक समावेशी विचारधारा है और समावेशी संगठन है, तो सबको साथ लेके चलने के लिए सबको उनके इच्छा और उनकी आवश्यकता और पार्टी की ज़रूरतों के हिसाब से जगह जगह जिम्मेदारी लेने के लिए पुनर्गठन करने का निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी संगठन के पुनर्गठन के जरिए 2024 की तैयारी में जुट गई है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि संगठन में किस नेता को क्या जिम्मेदारी मिलती है। तो निश्चित तौर पर सबको
और काम करने का मौका मिलेगा और नए तरीके से संघर्ष करके आगे के चुनाव को देखा जाएगा। तो वहीं जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अध्यक्ष संजय चौहान ने उपचुनाव में एसपी की हार के बाद अखिलेश यादव पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं। और सिर्फ तारीफ ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये भी उन्होंने साफ कर दिया कि वो समाजवादी पार्टी के साथ ही हैं। कि अखिलेश यादव जी वो सेकुलर व्यक्तित्व हैं जिनके नेतृत्व में भाजपा के खिलाफ कभी भी देश स्तर पर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो सकता है। हमेशा भाजपा के पूंजीवाद और फांसीवाद के खिलाफ खड़ा हूँ और मैं मानता हूँ कि भाजपा के पूंजीवाद और फांसीवाद के खिलाफ समाजवादी और जनवादी विचारधारा के लोग ही जंग लड़ सकते हैं। तो ऐसे परिवेश में आज भी हम अखिलेश जी के साथ हैं और कल भी अखिलेश जी के साथ रहेंगे। देखिए, हम लोगों का अभी पूरा फोकस अपने संगठन को कैसे मजबूत बनाना है। अब बाकी चुनाव का जो रोड मैप है वो तो गठबंधन के प्रमुख दल हैं अखिलेश यादव जी, उन्हें बनाना है कि अपने सहयोगी साथियों को लेकर के कैसे चलना है और कैसे भाजपा को फेस करना है। और इस विषय को लेकर के कभी अगर अखिलेश यादव जी बैठक करेंगे तो उसमें भी हम लोग अपने विचार रखेंगे। और अब बात कर लेते हैं ज्ञानवापी केस की, जिस पर कल सुनवाई होनी है। वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई होगी और अदालत ये तय करेगी कि याचिका सुनी जानी चाहिए या नहीं। और इससे पहले 30 मई को 2 घंटे तक सुनवाई हुई थी। हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल केस के 52 बिंदुओं पर अब तक मस्जिद पक्ष ने 36 बिंदुओं पर अपनी बात रखी है। जाहिर है कल जब सुनवाई शुरू होगी तो मस्जिद पक्ष की ओर से दलील रखे जाएंगे। आपको बता दें 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केस की संवेदनशीलता को देखते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट से जिला जज को यह केस ट्रांसफर कर दिया था। आगे बढ़ते और बात करते हैं पिछले कुछ समय में देहरादून समेत उत्तराखंड के अलग अलग कॉलेजों में कश्मीर से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आए हैं। लेकिन इसी के साथ कई ऐसे मामले भी सामने आए जब इन स्टूडेंट्स के आतंकवादी संगठनों से तार जुड़े। इसे लेकर अब राज्य की खुफिया एजेंसी नए प्लान के तहत काम कर रही है। इसी हफ्ते कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले में एक मुठभेड़ के दौरान लश्कर-ए तौयबा के 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया और इन आतंकवादियों में एक इदरिस अहमद दार भी शामिल था, जिसने कुछ समय पहले ही देहरादून के निजी कॉलेज से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब देहरादून से पास आउट हुए छात्र किसी आतंकी घटना में पाए गए हों। इससे पहले भी ऐसे ही कई मामले सामने आए हैं। साल 2001 में देहरादून में पकड़े गए थे आईएसआई के 2 एजेंट जो थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में पढ़ रहे थे। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर साहिब मोहम्मद लोन ने भी देहरादून के एक कॉलेज से साल 2016 से 18 तक पढ़ाई की थी। लश्कर में शामिल दानिश फारूक बट ने भी देहरादून के एक निजी कॉलेज से पढ़ाई की। साल 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जीत पर देहरादून में कुछ कश्मीर के छात्रों ने पाकिस्तान के जयकारे लगाए थे। केशर रशीद और शहल रशीद ने पुलवामा अटैक के बाद राष्ट्र विरोधी पोस्ट सोशल मीडिया पर डाले थे। राबिया अख्तर ने पुलवामा अटैक के दौरान विवादित ट्वीट किया। वहीं इन घटनाओं को देखते हुए अब प्रदेश में आने वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए अपने साथ पुलिस वेरिफिकेशन लेकर आना अनिवार्य होगा। हमारे लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे स्टेट्स हमें रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। कई स्टेट तो वेरिफिकेशन की जब हम भेजते हैं तो जवाब आता है, किंतु बहुत से स्टेट्स रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, जैसे विशेषकर बिहार, बंगाल, जे&के। तो प्रयास हम लोग करते रहते हैं। देहरादून ही नहीं, अब सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर श्रीनगर का HNB कॉलेज के साथ साथ बादशाही थौल कैंपस भी है, क्योंकि इन कॉलेजों में भी कश्मीरी छात्रों का बड़ा तबका पढ़ता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। विकास की सबसे बड़ी कीमत अगर कोई चुकाता है तो वो है पर्यावरण। कुछ ऐसा ही इन दिनों चाइना बॉर्डर के करीब मौजूद आदि कैलाश और ओम पर्वत पर देखने को मिल रहा है, जहां सैलानी बड़ी संख्या में आ रहे हैं जो अपनी लापरवाह हरकतों से ग्लेशियरों के लिए खतरा बढ़ा रहे हैं। पिथौरागढ़ में मौजूद आदि कैलाश और ओम पर्वत तक रोड कट गई है।
रोड कटने के बाद पहली बार यहां सैलानियों का तांता भी नजर आया। सैलानियों की बढ़ती तादाद भले ही पर्यटन कारोबार को परवान चढ़ा रही हो, लेकिन इससे ग्लेशियर सीधे प्रभावित हो रहे हैं। हालात ये हैं कि पार्वती ताल, ओम पर्वत और आदि कैलाश में सैलानियों ने पर्यावरण की जमकर धज्जियां उड़ा दी। अनछुए दुर्लभ स्थानों पर जहां प्लास्टिक पहुंचा दिया, वहीं पार्वती ताल सैलानियों के कपड़े से पटी पड़ी है। इतना ही नहीं, इस अति संवेदनशील इलाके में हर तरफ पूजा की सामग्री बिखरी हुई है। जहाँ का ग्लेशियर आदि कैलाश है या ओम पर्वत है, इन जगह पर को मानवीय जो गतिविधियां बढ़ी हैं और खासकर हमारे धार्मिक पर्यटन के लिए साथ साथ जो पूजा पाठ की सामग्री वहां पर को छोड़ी जा रही है, वो हमारे ग्लेशियरों के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है। इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन ने भी ऊंचे इलाकों में बढ़ रहे मानवीय हस्तक्षेप पर चिंता जाहिर की। आदि कैलाश जहां 19,500 फीट की ऊंचाई पर है, वहीं ओम पर्वत 18,000 फीट की ऊंचाई पर। इस साल सिर्फ गर्मियों में ही 6,000 से ज्यादा सैलानी इन दोनों जगहों पर पहुंचे, लेकिन इन सैलानियों के लिए कोई भी नियम अब तक नहीं बने हैं। यही वजह है कि गंदगी से कोसों दूर ये ग्लेशियर अब गंदे होने लगे हैं। इको फ्रेंडली टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हम लोग जो इसमें जो हमारी एजेंसीज हैं या DTDO हैं या SDM है, वो लगातार इसको देख रहे हैं और इन इलाकों में क्लीनिंग कैंपेन्स और उन चीज़ों को या नो प्लास्टिक टूरिज्म, उन चीज़ों को हम लोग प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। ग्लेशियरों के करीब फैल रही गंदगी से नदियां अपने उद्गम पर ही गंदी हो रही हैं। इतना ही नहीं, इससे ग्लेशियरों की स्थिति में भी भारी बदलाव आ सकता है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि इन इलाकों में आने वाले सैलानियों के लिए ठोस गाइडलाइंस बनाई जाए और उस पर सख्ती से अमल भी हो। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और चलिए यहाँ रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।